हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का वेलकम। लेक्चर नंबर 4 में हमको डिस्कस करना है, अब दूसरा फोर्स हम लेंगे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का हम दूसरा फोर्स लेंगे। यानी फंडामेंटल फोर्स जो हमने कहा था 4 है। नंबर फर्स्ट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नंबर सेकंड हमने वहां पे कहा था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किनके दरमियान लगता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद और दो फोर्सेस बचते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। पहले हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के दो फोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के दो फोर्स को कंप्लीट करते हैं। अब जो आज हमें फोर्स डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो चार्जेस है जब ये मूव करते हैं तो जनरेट ए फील्ड कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगता है ऑन मूविंग चार्ज। या इसी तरह हम आगे जाके हम देखते हैं कि जो करंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट है, एक जनरेट हो गया तो दूसरा, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड से बाद में हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। या हम ऐसे भी कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट या इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। अब ये भी चार्जेस मूव करते हैं कहीं पे, तो अगर हम इसके साइड में और एक चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसलिए हम इसको नाम देते हैं, और वो फोर्स जो इस पर लगता है ना दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी ये फोर्स कब लगेगा? आंसर है ये फोर्स तब लगेगा कि जब बॉडीज के पास क्या होगा, चार्ज। ग्रेविटेशन में हमने कहा था कि जब उनके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा तो मास, यानी मास जब उनके पास होगा तब ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। और यहां पे हम कहते हैं कि जब बॉडीज के पास कैरेक्टरिस्टिक चार्ज होगा तब उनके बीच में फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मान लो कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है और इसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक लॉ देखेंगे। आगे जाके हम इसमें एक लॉ भी देखेंगे, और वो लॉ जो है दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चार्जेस हम लेते हैं, यहां पे हम कहते हैं कि द चार्ज शुड बी एट रेस्ट। द चार्ज शुड बी एट रेस्ट, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही है रेस्ट। अब मान लो लॉ देखो क्या कहता है कि अगर मैंने यहां पे एक चार्ज लिया है, ये मान लो ये मैंने एक चार्ज यहां पे लिया है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, या चार्ज को हम ये रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अगर ये चार्ज मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक चार्ज लिया है Q1, और यहां पे दूसरा चार्ज मैंने लिया है, और ये वाला चार्ज जो है इसको मैं नाम दूंगा दिस इज Q2। चार्ज है, या एक बॉडी है वो भी चार्जड है, दूसरी बॉडी है वो भी चार्जड है। अब चार्ज कितने टाइप के हैं? आंसर है चार्ज दो टाइप के हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज। या पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराते हैं। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब हम बॉडीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं या जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ये चार्जेस जो है, फॉर एग्जांपल मैंने दोनों बॉडीज को साइड साइड में लिया, उनको रबिंग करा दी ऐसे, तो मैंने इसके बाद देखा कि इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ गए, इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ गए। अब कैसे आ गया? तो आंसर है कि जरूर देयर यहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास चार्ज Q1 है और इस बॉडी के पास चार्ज Q2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना दैट इज R। अब हमने देखा कि ये वाली बॉडी जो है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है? आंसर है क्योंकि इसके पास चार्ज है। तो ये बॉडी भी इस पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि इसके पास भी क्या है, चार्ज है। अब हम मास की बात नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करते हैं। मीन्स कि यहां पे हम चार्जेस को लेते हैं। हमने दो चार्जेस लिए, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो R के बराबर।
जब हमने यहां पे ये फोर्स कैलकुलेट कर दिया, ये फोर्स आइदर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। अगर नेगेटिव यहां पे तो यहां पे भी क्या लगेगा, रिपल्शन का फोर्स। तो प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्शन का फोर्स लगता है। और प्लस माइनस या माइनस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। यानी ये वाला जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगी। और रिपल्शन और अट्रैक्शन कुछ नहीं है, रिपल्शन और अट्रैक्शन एक्चुअल में फोर्स है, उसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। और जो वो फोर्स बनेगा उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हमने क्या किया, हमने जब यहां पे दो बॉडीज को लिया है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे लेता हूं कि ये दोनों बॉडी जो है ये चार्जेड बॉडीज हैं, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और हमने वो फोर्स कैलकुलेट किया। जब हमने वो फोर्स कैलकुलेट किया, हमने कहा ये जो फोर्स लगा है यहां पे, अब अट्रैक्शन का नहीं है, अब ये रिपल्शन का है। मैं इसके नीचे लिखूंगा एफ रिपल्शन। हमने देखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, टू द मैग्नीट्यूड या टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्लस नहीं आया, माइनस नहीं आया, डिवाइड नहीं आया, क्या आया, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो फोर्स इनके बीच में लगता है, दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन कब होगा, जब लाइक चार्जेस होंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड या टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितना फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये टू टूज आर 4, तो एफ का वैल्यू कुछ आ जाएगा 4 फॉर एग्जांपल मान लो, बाद में यहां पे कांस्टेंट भी आएगा। और अगर यहां पे हमने इनका मैग्नीट्यूड कम कर दिया तो हमने देखा यहां पे ये फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को इंक्रीज करने से फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज। इनको घटाने से फोर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन है। और बाद में हमने इन दोनों चार्जेस को दूर दूर लिया तो हमने देखा कि ये फोर्स जो है ये फोर्स कम हो गया है। अगर डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बल्कि क्या है, इनवर्स रिलेशन। और हमने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यहां पे हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो एफ ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये है वो लॉ, जो लॉ हमको बताता है कि दो फोर्सेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब यहां पे हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा, अगर ये माइनस ये प्लस है तो मैं कहूंगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं बल्कि क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसीलिए हम इस फोर्स को यहां पे लेते हैं, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहां पे भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, यहां पे भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, यहां पे भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो हम कहते हैं कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन और द अट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहां पे हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है K, और K जो है ना, K को हम नाम देते हैं कोलंबियन कांस्टेंट, यहां कोलम्बस कांस्टेंट। क्योंकि लॉ किसने दिया है, लॉ दिया है कोलम ने, और इस लॉ को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लॉ जो है, इस लॉ को हम कहते हैं दिस इज द कोलंबस लॉ, कोलम्बस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको याद रखना है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। अब कैसे डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। आर पे कैसे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन आर, नॉट ओनली आर बट इट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज्यादा कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो लॉ है ना, इस लॉ को हम नाम देते हैं दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच एग्जिस्ट्स या विच एक्ट्स बिटवीन द बॉडीज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक चार्ज। ये उन बॉडीज के दरमियान लगता है जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चार्ज है। अब ये जो ये कांस्टेंट है, अगर मैं पहले इसी लॉ को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे रिलेट करा दूंगा ना इस वाले लॉ से, F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो मैं यहां पे ऐसे देख कह सकता हूं, यहां पे कांस्टेंट है तो यहां पे भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू हमने देखा था, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू भी अभी हम देख लेंगे। अब यहां पे आ गया था M1, यहां पे क्या आ गया Q1, यहां पे M2, यहां पे Q2, यहां पे R स्क्वायर, यहां पे भी क्या R स्क्वायर। तो मैं ऐसे भी कहूंगा ना कि जो कोलंबस लॉ है या द फोर्स जो मुझे मैग्नीट्यूड देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो मुझे देता है बिटवीन द चार्जेस, वो जो फोर्स वहां पे लगता है, वहां पे जो ग्रेविटेशन में मास काम करता था या मास जो रोल प्ले करता था, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन करता है, चार्ज। मास इसको बदल दो चार्जेस से तो आर स्क्वायर जी के बदले किया जाएगा, तो यहां पे ग्रेविटेशनल लॉ और यहां पे इसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बता ग्रेविटेशन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दो बॉडीज के दरमियान लगता है, बताओ उसमें बॉडीज के पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो आंसर है बॉडीज के पास कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए चार्ज। ये समझ में आ रहा है। अब आर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आर पे बिल्कुल वो ऐसे ही डिपेंड करता है जिस तरह ग्रेविटेशन मास के आर पे डिपेंड करता है, या ग्रेविटेशन आर पे डिपेंड करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स आर पे डिपेंड करता था, यहां पे भी ये आर पे इनवर्सली डिपेंड करता है और स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यहां पे भी ये किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने कहा था कि दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया था, तो नेगेटिव का मतलब है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये वाला फोर्स जो है ना ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द बॉडीज। यानी अगर बॉडीज के पास सिमिलर चार्ज होगा तो सिमिलर चार्ज में रिपल्शन, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अपोजिट चार्ज में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। अब माइनस हमने यहां पे क्यों लिया था, माइनस ही हम ये अट्रैक्शन का फोर्स क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर है उसका आंसर हम यहां से देते हैं। देखो क्यों, क्योंकि अगर ये वाली बॉडी माइनस है, ये क्या है प्लस, तो मैथमेटिक्स का रूल है प्लस इंटू माइनस, क्योंकि Q1 इंटू Q2 है, तो प्लस एक दूसरा माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव, ये माइनस, और अगर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तब भी क्या हो गया, माइनस, अगर ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस। अब मुझे बताओ अगर ये माइनस ये प्लस लाइक है अनलाइक है, अनलाइक है, तो अनलाइक में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन है तो बता प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। अब अट्रैक्शन में साइन प्लस आ जाएगी या माइनस आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अगर रिपल्सिव है तो रिपल्सिव ये माइनस ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया है, प्लस। तो अगर यहां पे साइन प्लस आ गई इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स रिपल्सिव है। तो अगर प्लस आ गया तो रिपल्सिव, अगर माइनस आ गया तो ये क्या है, अट्रैक्टिव। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखेंगे दैट वाज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो इसीलिए हम यहां पे साइन क्या लगाते थे, माइनस लगाते थे। ये समझ में आ गया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो ये के है, के को हमने नाम क्या दिया है, दिस इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट, और यहां पे आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। के का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। अब यूनिट क्या होगा इसका, 9, तो मैग्नीट्यूड इसका है 9 इंटू 10 पावर 9, यानी इसका वैल्यू है। अब यूनिट क्या होगा, के को अपनी जगह रखो, यहां पे है एफ, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, डिवाइडेड बाई Q1 Q2, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो हम यहां पे कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वहां पे था 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो के है ना, इस के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो ये है इसको हम नाम देते हैं, ये वाली टर्म 12th क्लास में इसको हम बहुत ज्यादा जानते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज एप्सिलॉन, EPSILON एप्सिलॉन। अगर ये 0 होगा इसके साथ, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी।
अगर m होगा तो उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन m, m मीन्स एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। और ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम यहां पे कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये आपको फिलहाल आपको ये याद रखना है, 12th क्लास में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो k f जो है, f को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू k टाइम्स, k जो है ना, k है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और k के बजाय मैंने अब यहां पे ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना है? 9 × 10 पावर 9, क्योंकि ये वैल्यू k का था, k का वैल्यू ये था। अब k के बजाय मैंने ये इंड्यूस किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 9 × 10 पावर 9। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि k का वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 9 × 10 पावर 9, तो 9 × 10 पावर 9 ही होगा ना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाओ, या मैं ऐसे कहूंगा एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा ना 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई 9 × 10 पावर 9, ऐसे बन जाएगा। पाई को हम जानते हैं, 4 को जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 8.85 × 10 पावर -12। अब यूनिट क्या बन जाएगा इसका? तो यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इधर आता है। अगर ये इधर आता है तो इसका मतलब है ना कि FR स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई f Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है तो छोड़ दो इसको। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा? Q1 Q2 दैट इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? R स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ जाएगा? तो हम कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दैट इज ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इसके उल्टा आ जाता है। अब ये भी हमको इसको पढ़ना नहीं है, बल्कि बस आपको ये समझना है कि k जो है ना, k को हम नाम क्या देते हैं? कोलम्बस कांस्टेंट। वहां पे था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पे क्या है? कोलम्बस कांस्टेंट। और कोलम्बस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10 पावर 9। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये k का वैल्यू है। अब k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। वहां पे हमने कहा एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 इट इज द परमिटिविटी, इट इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर 0 होगा तो फ्री स्पेस, अगर m होगा तो मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम कहते हैं, तो इसका वैल्यू किसके बराबर है? 8.85 × 10 पावर -12। अब यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट इसका बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसे भी कहेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वाज गिवन बाय कूलम बाय ए लॉ, बाय ए फेमस लॉ कॉल्ड एज द कोलंबस लॉ। और कोलंबस लॉ किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? आंसर है इट इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। If the charges are like, then the force is repulsive. If the charges are unlike, then the force is attractive. तो unlike में attractive और like में क्या हो जाएगा? repulsive हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तो पहली प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि जिस तरह हमने वहां पे लिखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन द बॉडीज या एक्ट्स बिटवीन द बॉडीज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक मास। यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बॉडीज, एक्ट्स बिटवीन द बॉडीज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक क्या? उनके पास कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए क्या? चार्ज, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक चार्ज। ये आपको याद रखना है, चार्ज कैरेक्टरिस्टिक क्या? चार्ज, यानी उनके पास क्या होना चाहिए? चार्ज। अगर बॉडीज के पास चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है
कि हमने वहां पे कहा था F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हमने कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन R बाई द पावर 2, उसको हमने नाम दिया था इनवर्स स्क्वायर लॉ, या हमने उसको नाम दिया था नेचुरल लॉ। तो हमने वहां पे कहा था कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको भी हम कहते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहां पे भी R के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है और स्क्वायर के साथ है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ या इट ओबेज नेचुरल लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, तो यहां पे हम कहते हैं कि इट इज अट्रैक्टिव, इट इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज के दरमियान लगता था, मगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो यहां पे भी हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट आल्सो एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। और सेंटर से लगने वाले फोर्स को हमने नाम क्या दिया था, ग्रेविटी, ये सेंट्रल फोर्स। तो हम यहां पे भी कहते हैं कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये समझ में आ गया, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी इसमें लिखते हैं कि हमने कहा था कि वो फोर्स जो था दैट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे भी हम कहते हैं कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं अब यहां पे चार्ज लूंगा, फॉर एग्जांपल थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा यहां पे, ये मान लो ये मैंने एक चार्ज लिया है, ये Q1 है, और यहां पे मैंने दूसरा चार्ज लिया है, ये Q2 है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों प्लस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब मुझे आप यहां पे बताओ, ये वाला फोर्स जो है, ये चार्ज, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव ये भी, पॉजिटिव ये भी, लाइक चार्जेस रिपेल, तो इधर नहीं खींचेगा बल्कि उधर ले जाएगा, मींस कि इस पे फोर्स लगता है ऐसे। या अगर मैं ऐसे कहूं, इस चार्ज को मान लो कि मैंने यहां पे बंद कर दिया है, इस चार्ज को फ्री छोड़ दिया, तो मैंने देखा ये चार्ज इधर भाग गया। अगर ये चार्ज इधर भाग गया, जिस डायरेक्शन में भागेगा उसका मतलब है कि उसी डायरेक्शन में क्या लगा है, फोर्स। अब फोर्स लगा किस पे, 2 पे, मैं लिखूंगा फोर्स लगा 2 पे, किसके जरिए से, 1 के जरिए से। अब किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R है उसी डायरेक्शन में, तो इसको हमने नाम दिया है दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब R स्टार्ट कहां से, 1 से 2 तक, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में कर दूंगा, तो मैं कहूंगा दिस इज 1 to 2। अब अगर मैं इसी चीज को लिखूंगा, मैं लिखूंगा ना फोर्स ऑन 2/1, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, दैट इज K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। R कहां से कहां तक, 1 2 का होल स्क्वायर इनटू, अब किस डायरेक्शन में लगा, तो दैट इज गिवन बाय R ऑफ 1 2, R कैप ऑफ 1 2, तो ये आ गया है दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। इसके बाद मैंने इस वाले चार्ज को अपनी जगह रखा है, इसको फ्री छोड़ दिया, मैंने देखा कि ये वाला चार्ज भी भागता है, इस पे अगर भागता है तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगा, किधर की तरफ लगा, इधर की तरफ लगा है। अब फोर्स लगा किस पे, 1 पे, किसके जरिए से, 2 के जरिए से, तो दैट इज गिवन बाय K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब R कहां से स्टार्ट, 2 से कहां तक, 1 तक, तो R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन वही है जो R की है, तो इधर की तरफ है, इसका मतलब है R कैप ऑफ 2 1। ये समझ में आ गया। अब अगर यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है R ऑफ 1 2 R ऑफ 2 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, मगर डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मैं लिखूंगा R कैप ऑफ 2 1 जो है दैट इज माइनस टाइम्स R ऑफ 1 2, पुट कर लो एक जगह पे, R ऑफ 2 1 के बजाय माइनस टाइम्स लिखो, तो अगर मैं माइनस लिखूंगा तो यहां से माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, मगर माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस, अब 1 2 आ जाएगा, यहां पे भी 1 2 आ जाएगा, तो ये वाली सारी टर्म इस टर्म के बराबर बन जाएगा, मगर साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैंने अच्छी तरह से वहां पे थोड़ा समझा दिया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, तो मैं कहूंगा f ऑफ 2 1 जो है दैट इज माइनस टाइम्स f ऑफ 1 2। तो अगर ये एक्शन, तो ये क्या है, रिएक्शन। तो रिपल्शन में हमने देखा एक्शन रिएक्शन, इसने इस पे फोर्स लगाया, उसने भी इस पे फोर्स लगा दिया। सेम अट्रैक्शन में भी हो सकता है, अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, एक प्लस दूसरा माइनस ले लो, ये प्लस ये माइनस ले लो, ये इनके बीच में R रखो, R फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर है, इसको बंद कर दो तो इसको छोड़ दो फ्री, देखा कि ये इधर की तरफ आ रहा है, अब फोर्स इधर लग रहा है, इधर की तरफ।
अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है किस पे, 2 पे, किसके जरिए से, 1 के जरिए, मैं लिखूंगा ना फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब R कहां से कहां तक स्टार्ट, 2 से 1 तक, या 1 से 2 तक मान लो, R को लेना है फॉर एग्जांपल, मान लो 1 से 2 तक का होल स्क्वायर इनटू R कैप ऑफ। अब R जो डायरेक्शन है यानी 1 से 2 तक, तो इसी लाइन पे फोर्स लगा, इसी लाइन पे, इससे पहले उधर लगता था अब इधर लगता है, तो मैं कहूंगा ना कि R ऑफ 1 2। समझ में आ रहा है? देखो फिर एक बार, ये प्लस ये माइनस, इसको बंद करके रखा, अगर इसको बंद करके रख तो इसको फ्री छोड़ दिया, देखा कि ये चार्ज इधर आ रहा है, अगर ये इधर आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा है या ऐसे नहीं आ रहा है, बल्कि अलोंग द लाइन, जो ये लाइन है ना सेंटर टू सेंटर, उसी लाइन पे आ रहा है। अब ये R जो है ना, R अगर यहां से यहां तक 1 2 है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता है, इसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में नहीं, इसी लाइन पे लगता है, लाइन पे लगता है, डायरेक्शन में नहीं, लाइन पे लगता है। तो मैं कहूंगा ना कि अगर मैं मान लो अगर 1 से 2 तक मेरी डिस्टेंस ऐसे R, तो मैं लिखूंगा R 1 से 2 तक, फोर्स इसी लाइन पे लगता है, क्या इसी डायरेक्शन में, अपोजिट में लगता है, तो 2 से 1 तक मैं लिखूंगा R ऑफ 2 1, R ऑफ 2 1। थोड़ा सा समझना। अब अगर मैं यहां पे इसको अभी बंद रखा था, इसको छोड़ दिया था, तो ये इधर आ गया, अब इसी को अपनी जगह पे रखो, तो इसको छोड़ दो, ये इधर आ गया, अगर ये इधर आ गया तो फोर्स उसी लाइन से लगा, उसी लाइन से, क्या अगर ये डिस्टेंस 2 से 1 तक थी, क्या ये उसी लाइन पे लगा, मगर डायरेक्शन है ना 1 से 2, और दूसरे में आ जाएगा ना F ऑफ 1 2 आ जाएगा ना बराबर K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर इनटू R कैप ऑफ। अब यहां से यहां तो 1 2, तो फिर एक बार R ऑफ 2 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R ऑफ 1 2 1 2, तो उसमें पुट कर दो, यहां पे माइनस आ जाएगा, अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब है F ऑफ 2 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F ऑफ 1 2। तो ये एक्शन, वो क्या, रिएक्शन, तो लगते हैं उसी लाइन पे दैट ज्वाइन इज द सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस। अब इससे पहले इधर की तरफ लगा था, अंदर की तरफ लग रहा है, ये वाला इधर की तरफ लगा, इस पे इधर की तरफ लगा, अगर ये एक्शन, ये क्या है, रिएक्शन। इससे पहले इधर लगा था और दूसरा इधर लगा था, इसने इसको रिपेल किया तो ये इधर भागा, इसने इसको रिपेल किया, ये इधर भागा, अब ये इसको अट्रैक्ट करा, ये इधर भाग रहा, अब ये इसको अट्रैक्ट करा, ये इधर भाग रहा है, तो अगर ये इधर ऐसे भाग रहे, ये एक्शन, ये क्या है, रिएक्शन, मगर दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस। क्लियर? तो हम ऐसा भी कहेंगे ना कि इसकी अगली प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इसको लिख भी सकते हैं, प्रॉपर्टीज में है कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि दीज फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दीज फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव में मैंने कहा था कि दीज फोर्स आर पाथ इंडिपेंडेंट, दीज फोर्स आर पाथ इंडिपेंडेंट। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आर पाथ इंडिपेंडेंट, दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहां पे भी हम कहेंगे कि दीज फोर्सेस आर, या द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। मैंने वहां पे भी कहा था कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब है विद टाइम ये चेंज नहीं हो जाएगा, उसको भी हम कंजर्वेटिव कहते हैं, या हम कहते हैं कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट को भी हम क्या कहते हैं, इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, तो इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी इसकी है वो ये है कि अब ये शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है, तो आंसर है ये फोर्स जो है ना, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स ही है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स ही है, मगर उतना लॉन्ग रेंज नहीं है जितना कौन है, ग्रेविटेशन का। ये आपको याद रखना है, ग्रेविटेशन का फोर्स जो है ना लॉन्ग रेंज है, ये भी लॉन्ग रेंज ही है, लॉन्ग रेंज ही है। एक चार्ज को आप एक जगह पर रखो, दूसरे चार्ज को दूसरी जगह पर रखो, तो ये भी लॉन्ग रेंज ही है। अगर ये लॉन्ग रेंज है, मगर उतना लॉन्ग रेंज नहीं है जितना कौन है, ग्रेविटेशन। अब उससे कितना कम है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसीलिए हम इसको भी लिखते हैं कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। मगर आपको याद रखना है ये उतना लॉन्ग रेंज नहीं है जितना कौन सा है, ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटेशन में हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो वीक है, यानी सबसे तमाम फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स है।
ऑल्दो यहां पे हमारा एक फोर्स एग्जिस्ट ही करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, मगर वीक न्यूक्लियर फोर्स वो वीक उतना नहीं है जितना कौन है, ग्रेविटेशन। तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये तमाम फोर्सेस में वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। अब अगर उसके कंपैरिजन में इसको देख लेंगे ना, तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। 10⁻36 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने 10 में लिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है, 1 को हम कैसे लिखेंगे, 10⁻0। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में कितना है, 10⁻36 टाइम्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ये ग्रेविटेशन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बाद में हम इनका रेशो भी देख लेंगे, जो 4 फोर्सेस आ जाएंगे। फिलहाल हम इन 2 का ही देख लें। अगर ये 10⁻0 है, ये 1 है, तो ये कितना है, 10⁻36 टाइम्स। अब 1 को मैंने इन द पावर्स ऑफ 10 ये है, तो ये भी, इसको भी मैं इन द पावर्स ऑफ 10 लाना चाहता हूं, तो ये 10⁻0 बन जाएगा। और अगर ये 10⁻0 तो ये कितना है, 10⁻36। मीन्स कि इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब अगर मैंने 2 बॉडीज को लिया है, 2 बॉडीज को अगर मैंने लिया है, अब यहां पे आपको समझना है, अगर मैंने 2 बॉडीज को लिया है, दोनों के पास चार ये मास भी है, दोनों के पास चार्ज भी है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। अब कौन सा फोर्स उनमें डोमिनेंट होगा, आंसर है वही फोर्स डोमिनेंट होगा ना, कि जिसका ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है। वो कितना है, वो अगर हम यहां से देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके बीच में लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, मगर डोमिनेंट कौन सा फोर्स होगा, आंसर है डोमिनेंट ये वाला फोर्स, क्योंकि ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये समझ में आ गया। तो अब आपको याद रखना है कि जितने भी हम नेचर में फोर्सेस देखते हैं, यानी जितने भी हमारे फोर्सेस मिलेंगे, चाहे वो प्लास्टिसिटी का फोर्स होगा, विस्कोसिटी का फोर्स होगा, बयानसी का फोर्स होगा, फ्रिक्शन का फोर्स होगा, टेंशन का फोर्स होगा, तो जितने भी फोर्स हम दुनिया में देखेंगे ना, वो 2 ही तरीकों के हो सकते हैं। यानी जब हम उनका नेचर डिस्कस करेंगे ना, तो या वो फोर्सेस हमको ग्रेविटेशनल इन नेचर मिलेंगे, या हमको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर मिलेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर मिलेंगे। मगर मैक्सिमम टाइम में जो हमको फोर्सेस मिलते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। यानी जिस तरह फ्रिक्शन में भी हम कहते हैं, फ्रिक्शन में अगर यहां पे ये एक बॉडी है, या चाक ही मान लो, मैंने चाक ही लिया है। अब चाक जो है ना, चाक को मैंने यहां पे उठा दिया, फॉर एग्जांपल ये मान लो, ये थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये मान लो ये मैंने चाक लिया है, इस चाक को मैंने यहां से ऐसे उठा दिया और इधर फेंका। जब इधर फेंका ना, तो ये चाक इधर ही रुकेगा, आंसर है नहीं। ये चाक अब कहां जाएगा, ये चाक नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो क्यों नीचे गया है, अब हमारे पास रीजन है। चाक के नीचे जाने का रीजन है, इसके पास मास है, उस नीचे अर्थ है, उसने उसको फोर्स अट्रैक्ट किया है, तो ये चाक नीचे चला गया है मास की वजह से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चाक नीचे गया। अब आपको ऐसे ही याद नहीं रखना है, तो चाक क्यों नीचे गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इसके पास भी मास है, उसके पास भी मास है, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, जी टाइम्स m1m2/r²। डिस्टेंस देख लो तो जी निकल आ जाएगा। मगर अब यहां पे चाक का जो ये डस्ट है, ये डस्ट चाक का पार्टिकल ही है, क्या इस पार्टिकल को अर्थ ने अट्रैक्ट नहीं किया, इसके पास भी मास है, भले ही कम है तो अट्रैक्ट किया होगा, मगर ये चाक बोर्ड के साथ क्यों चिपक गया है, इसका मतलब है बोर्ड और चाक के बीच में अगर फोर्स है वो ग्रेविटेशन से ज्यादा है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन होता तो ये नीचे जाता। अभी अगर ये इसके साथ चिपक गया है, तो इसका मतलब है कि उस फोर्स के बजाय ये वाला फोर्स, चिपकने वाला फोर्स अब ज्यादा लग गया है। अब ग्रेविटेशन से फोर्स कौन सा जो है बाहर की दुनिया में हमको दिखता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसका मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग, यानी चिपक जाना, इसके साथ चिपक गया है। मैंने फेंका यहां से थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल, या मैं यहां से लाइन मारता हूं तो ये पार्टिकल इसके साथ चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, ये बाय फोर्स, वो फोर्स क्या होगा, इधर वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ग्रेविटेशन नहीं, क्योंकि ये नीचे जाते, अगर ग्रेविटेशन ज्यादा, इसका मतलब है ना दूसरा फोर्स इनके बीच में लगा, तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये समझ में आ गया है। तो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है ना, उसको हमने नाम क्या दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, स्टैटिक इसलिए कि अगर चार्जेस रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस वक्त की जब ये चार्जेस मूव करते हैं ना, तब भी ये फोर्स लगाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो सारी की सारी हमने देख ली है। तो इस वाले लेक्चर में हमने दूसरा फोर्स जो माइक्रोस्कोपिक फोर्स है, माइक्रोस्कोपिक फोर्स को हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब इसके बाद और दो फोर्सेस हैं, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के हैं। अगर वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के हैं तो वो फोर्सेस फिर माइक्रोस्कोप में ही, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही लगते होंगे। वो दो फोर्सेस क्या है उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम अब यहां पे होती है, कभी आपकी बुक्स जो है ना, बुक्स लिखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स, ये अगर मास ने मास को अट्रैक्ट कर दिया है तो इनके बीच में एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है। तो ग्रेविटेशन में वो जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज ग्रेविट्रॉन। यहां पे जो एक्सचेंज पार्टिकल है ना वो है फोटॉन। तो ग्रेविट्रॉन जो है ना, मगर ग्रेविट्रॉन को अभी हमने डिस्कवर नहीं किया है, बल्कि उसकी कैलकुलेशंस करके हमने उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, कि उसके पास मास कितना होगा, उसका स्पिन कैसे होगा, मगर आपको याद रखना है कि ये अभी तक हमने उसको डिस्कवर नहीं किया है। मगर बाई कैलकुलेशन, जिस तरह आप जिसने कैलकुलेशंस की ना, आपने पढ़ा होगा कि वो पीरियोडिक टेबल में वो जो प्रेडिक्शन उनने की थी, एक का बोरान, इसी तरह एक का एल्यूमिनियम, ऐसा ही कुछ था शायद। तो वो जिस तरह उन्होंने वहां पे उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे, अभी वो डिस्कवर नहीं हो गए थे मगर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे बाय कैलकुलेशन से। इसी तरह हमने इनकी कैलकुलेशंस बता दिए हैं कि ग्रेविट्रॉन जो है, ग्रेविट्रॉन अभी तक हमने ये डिस्कवर नहीं किया, बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मास कितना है, अब उसका जो रिएक्शन टाइम वो कितना होगा। तो उसके बाद ये जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, कि स्पिन, उसका स्पिन कैसा होगा, तो ये हमने उसको डिस्कवर, ये हमने किया है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है फोटॉन। क्या होता है, फोटॉन। कभी कभी ऐसे आप देखते हैं बुक्स पे ऐसा लिखा होता है कि द एक्सचेंज पार्टिकल हियर इन द मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द फोटॉन। तो यही एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में भी, वीक न्यूक्लियर में भी हम देखते हैं कि वहां पे कौन से एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये सारा, अभी हम इसमें अभी ये इंट्रोडक्शन है कि अगर हमको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है। अगर हमने फोर्स पढ़ा है, मैक्सिमम टाइम में हम फोर्स के साथ ही डील करते हैं। अगर हमने फोर्स पढ़ा है तो ये फोर्स, अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं, हम फिजिक्स में नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्सेस होने चाहिए, कम होने चाहिए। और वही फोर्सेस कम करके 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 इस वक्त साइंटिस्ट उसी पर काम करते हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो है ना, वहां पे भी हम कहते हैं कि ये चार फोर्सेस नहीं बल्कि एक ही ऐसा फोर्स है जिसने पूरे इस यूनिवर्स को बाइंड करके रखा है। हाँ, इसके बाद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग और वीक पे भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स में मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। तो अब अभी तक हमने देखा कि जब से हमने इस चैनल पे लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। मगर एक चीज आपको करनी है कि आपको वीडियोस को देखना है। देखने के बाद आपको थोड़ा सा इनको फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, ताकि आपके साथ जो और दोस्त है वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। अदरवाइज जो हमने सोचा कि इससे फायदा मिलेगा, अगर ऐसा नहीं हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये काम करने का कोई फायदा है। आई होप कि आप इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे तो, या शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह कि इससे फायदा ही हमको मिलेगा। थैंक यू।